नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्य पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चादर चढ़ाने की साजिश को डिकोड करेंगे। हाथ में चादर लेकर और सिर पर टोकरी रखकर ज्योतिर्लिंग में घुसते कुछ मुस्लिम लोगों को जब रोका गया तो क्या हुआ, ये खबर बहुत हैरान करने वाली है और ये सीधे सीधे महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई है। इसके बाद देखिएगा कि बाबा बागेश्वर के हाउसफुल दरबार की वजह से बिहार में कैसे सियासी गर्मी बढ़ गई है। आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे हर राजनीतिक दल बाबा बागेश्वर का सियासी इस्तेमाल स्वादानुसार कर रहा है। फिर आपको बताएंगे कि गेहूं वाली रोटी कैसे आपको बीमार बना रही है। गेहूं पर आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट और हमारी विशेष कुंजी देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि गेहूं वाली रोटी से दूरी क्यों है जरूरी। यूपी में योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर 42% करने का फैसला किया है। इसका फायदा 16,35,000 राज्य कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को SC/ST एक्ट जैसे कड़े कानून लागू करने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि जिन प्रावधानों के तहत वो मामला दर्ज कर रहे हैं वो इस मामले में लागू होते हैं। उन लोगों के लिए एक बुरी खबर भी है जो वोडाफोन में काम करते हैं। कंपनी के CEO ने बताया है कि अगले 3 साल में वोडाफोन से 11,000 लोगों की नौकरी जाएगी। इस छटनी का असर दुनिया के कई देशों तक होगा। वोडाफोन के दुनिया भर में 1,04,000 कर्मचारी हैं। और व्हाट्सएप ऐप यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। व्हाट्सएप ने नया चैट लॉक फीचर लॉन्च किया है जिससे यूजर्स किसी ग्रुप या इंडिविजुअल चैट को लॉक कर सकेंगे। इस फीचर के बाद आप अपनी प्राइवेट चैट को पासवर्ड के जरिए एक फोल्डर में सुरक्षित रख सकेंगे। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ऐसी खबर की जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान का एक मंदिर जो भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, जिसको लेकर मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजमान हैं। पिछले 72 घंटों से वही मंदिर देश भर में सुर्खियों में है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी वजह श्रद्धालुओं का सैलाब नहीं, इसकी वजह अखंड भक्ति वाला अपार आस्था भी नहीं है, बल्कि इसकी वजह है खास समुदाय की भीड़ जो मंदिर के गेट तक पहुंच गई थी। हिंदू आस्था पर आघात की कोशिश की पूरी कहानी को जानने के लिए आपको इस वायरल वीडियो के हर फ्रेम को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई इस घटना ने कैसे देश भर में हिंदू समुदाय को चौंका दिया। 13 मई को महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास से मुस्लिमों का एक जुलूस जा रहा था। सिर पर टोकरी और हाथ में चादर लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग जा रहे थे। आरोप है कि जुलूस में से कुछ मुस्लिम युवक ज्योतिर्लिंग के अंदर जबरदस्ती घुस गए। ज्योतिर्लिंग के बाहर सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। आरोप है कि ज्योतिर्लिंग पर हरी चादर चढ़ाने के मकसद से मुस्लिम युवक अंदर गए थे। रात करीब 10 बजे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह बंद होने के बाद उसमें घुसने की कोशिश की। हालांकि मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस किसी तरह उन्हें रोकने में कामयाब रहे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास आधी रात हुए इस बवाल के बाद पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में कार्रवाई को लेकर मंदिर प्रशासन ने पुलिस और राज्य सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ADG रैंक के अफसर की अध्यक्षता में एक SIT गठित कर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। CM एकनाथ शिंदे भी इस मामले में गंभीर हैं और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इस घटना के बाद पुजारियों में भी भारी रोष है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर नासिक में जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों ने षड्यंत्र पूर्वक भगवान भोले शंकर की शिवलिंग पर चादर चढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया और दर्जनों की संख्या में एकत्र होकर के उस मंदिर पर कब्जा करने की जो कोशिश की, वो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए चौंकाने वाला और एक चैलेंजिंग इशू है। कहीं पर भी जातीय तनाव न निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है। इसमें अगर किसी ने अंदर जाने की कोशिश की या किसी के मतलब धार्मिक भावना का कोई इसमें भंग होने का या
उसमें किसी का अगर ये हुआ होगा, छेद होने का कुछ ये होगा तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके की कोशिश कोई हाजी अली दरगाह में या अजमेर दरगाह में करेगा तो चलेगा क्या? वहाँ भी महादेव की शिव आरती करने की कोशिश कौन करेगा तो मुस्लिम समाज को वो हजम होगा क्या? राज्य के सक्षम और शक्तिमान गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का हम आभार जताते हैं, क्योंकि उन्होंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई घटना के बारे में तुरंत एफआईआर दर्ज करने को और जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हो सकता है सत्ता के कई न्यूज मित्रों को यह वीडियो, यह तस्वीर सामान्य लग रही हो, लेकिन जिस तरह से देश में धर्म के नाम पर अलग माहौल बन रहा है, जिस तरह से देश में अलग अलग प्रजाति के कट्टरपंथी एक्टिव हैं, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, इसे सामान्य तौर पर देखना गलत होगा। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहले भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मुस्लिमों के टारगेट पर आ चुका है, पहले भी इसी तरह साजिश का पर्दाफाश यहां हो चुका है। लिहाजा यह गंभीर चिंता का विषय है। इसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच के लिए जो एसआईटी बनी है, वो एसआईटी पिछली घटनाओं की भी जांच करेगी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पिछले साल भी मई के महीने में इसी जगह मुस्लिम युवकों ने ऐसे ही जुलूस के दौरान बवाल किया था। इन घटनाओं में कुछ सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना एसआईटी के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है? क्या जुलूस के बहाने घुसपैठ करके हिंदू भावनाओं पर अटैक हो रहा है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर हरी चादर चढ़ाने की कोशिश करने वाले कौन थे? मुस्लिम युवकों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर किसने भेजा था? क्या महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? अकोला, अहमदनगर और नासिक, क्या ये कोई बड़ी साजिश है? वैसे स्थानीय लोगों की माने तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास से हर साल जुलूस गुजरता है। मुस्लिम समुदाय के लोग गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए जुलूस ले जाते हैं, लेकिन कुछ कट्टर लोग हैं जो इस जुलूस के बहाने मंदिर में घुसपैठ करके माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। यहां दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग आते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के बीच एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजते हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ भगवान शिव विराजते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये तीनों शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार पर्वत कहा जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है और गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी और गंगा का मंदिर है। एक बात और गौर करने वाली है कि जिस रात को नासिक में ज्योतिर्लिंग के बाहर यह हंगामा हो रहा था, उसी रात नासिक से करीब 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अकोला में धर्म के नाम पर संग्राम छिड़ा था। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी से जुड़े एक विवादित पोस्ट पर 2 गिटों में भीषण संग्राम छिड़ गया। सोशल मीडिया से शुरू हुई लड़ाई सड़क पर आ गई। उसके बाद हंगामा हुआ और आगजनी तक देखने को मिली। शनिवार से अकोला में तनाव है। नफरत की आग देखते ही देखते महाराष्ट्र के एक और शहर अहमदनगर तक पहुंच गई। अहमदनगर में संभाजी जयंती के दौरान जुलूस निकल रहा था और नारेबाजी हो रही थी। तभी दूसरी तरफ से भी नारेबाजी होने लगी। फिर देखते ही देखते पथराव हो गया। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र के 2 शहर हिंसा की आग में जलने लगे। भीड़ जो है बड़ी संख्या में हाथों में लाठी, डंडे और हथियार लेकर आगे बढ़ रही थी और रास्ते में जितनी भी दुकानें मिल रही थी, जितने भी शोरूम मिल रहे थे, हर एक जगह पर तोड़फोड़ की जा रही थी। ऐसे ही एक शोरूम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, ये एक शोरूम है और यहाँ पर पथराव किया गया है।
इस एम्बुलेंस पर भी पथराव किया गया। एम्बुलेंस का जो कांच था, सामने ड्राइवर के बगल का जो फ्रंट सीट का ये कांच लगा हुआ है, इसको पत्थर मारकर तोड़ दिया गया है। नहीं भी था और जब मालूम पड़ा तो देखे तो पत्थर फेंका हो गए और उसके बाद में जो दंगल शुरू हो गई, एक दूसरे को पत्थरों से मारा गया। बाहर के लोग भी आए थे और कुछ मुंह पे बांधे थे। कठिन कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। कभी ऐसा हुआ है यहाँ से? इसके पहले कभी नहीं हुआ शोकों में। चौदह तारीख से पहले 4-5 दिन पहले मालूम हो गया था बाजार पेट में 14 तारीख को बाजार बंद रखो, 14 तारीख को बाजार बंद रखो, कुछ तो भी होने वाला है। तो सबको मालूम था कुछ तो भी होने वाला है। हाथ तो नहीं लगाए, 15-20 लोग आए, उनके हाथ में रॉड, तलवार, कोयता, गुप्ती ऐसी चीज़ें थी। 15-20 लोग थे और वो जो दिखे गाड़ी तोड़ पत्थरबाजी कर रहे थे। लगभग रात में कोई 30-40 लोग मुँह बांधकर हाथ में तलवार, भाले, काठिया और पत्थर ये हाथ में लेकर इधर आए। आणि जे दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करतायत त्यांना अद्दल घडवणार हे मात्र नक्की। लोक आहेत की जे लोक मागून याला कुठेतरी आग लावण्याचा, त्याच्यामध्ये आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न करतात, सगळं बाहेर आले। मंत्री ने बोलना चाहिए, इस राज्य को अगर गृह मंत्री होगा और अगर राजनीति से उन्हें फुर्सत होगी तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचेंगे और वो बोलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य को गृह मंत्री को महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ पड़ी है। वो हमेशा 24 घंटे राजनीति में। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के हालात विस्फोटक हैं। एक के बाद एक अलग अलग शहरों में माहौल बिगाड़ने वाली घटनाओं का होना सामान्य बात नहीं है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो महाराष्ट्र में हिंसा के कई हॉटस्पॉट बन जाएंगे। ऐसे मौके बड़े संवेदनशील होते हैं, इसलिए महाराष्ट्र सहित पूरे देश के न्यूज मित्रों से हमारी अपील है कि वो ऐसी घटनाओं के अनवेरिफाइड वीडियो और खबरें फॉरवर्ड ना करें और जिस तरह कोविड के दौरान संक्रमण की चेन तोड़ी थी, उसी तरह कट्टरता की चेन को तोड़ें। हर सूचना पर आंख बंद करके विश्वास ना करें और कोई राय बनाने से पहले एक बार TV9 भारतवर्ष के जरिए खबर के हर पहलू को गहराई से समझें। और सत्ता में अब बात करते हैं दिन भर चमत्कार का प्रसारण करने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की। पिछले 4 दिनों से बाबा बागेश्वर बिहार में दरबार लगा रहे हैं। बिहार में बाबा की एंट्री के बाद से पूरा सियासी माहौल ही बदल गया है। पहले बाबा बागेश्वर के बिहार में एंट्री करने को लेकर ही विवाद हो रहा था। तेज प्रताप यादव ने तो बाबा को चेतावनी दे दी थी, लेकिन जैसे ही बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री हुई और उनके आसपास भीड़ बढ़नी शुरू हुई तो वोटों वाला राजनीतिक प्यार जाग गया और तमाम पार्टियां अपने अपने समीकरण के हिसाब से बाबा बागेश्वर को भुनाने लगी और नेता बाबा बागेश्वर का सियासी इस्तेमाल स्वादानुसार करने लगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से पटना में है। अलग अलग जगह दरबार लगाकर चमत्कार का दावा कर रहे हैं। कभी हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, कभी मंदिर में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए जैसी बातें कहकर धार्मिक शंखनाद कर रहे हैं। एक तरफ उनके प्रवचन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेता इसे राजनीति बता रहे हैं। पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे बिहार में बाबा बागेश्वर अपने चिर परिचित अंदाज में ट्रेंड कर रहे हैं। का बात बा रघुआ, सब ठीक बा ना? बिहार के बाद तो ठीक है बात। आस्था कह लीजिए, विश्वास या फिर अंधभक्ति या चमत्कार में कहीं ना कहीं भरोसे की बात है। लेकिन हम इस वक्त जिस पंडाल में है वो मेन पंडाल है। दिखाता हूँ 3 पंडाल बने हुए यहाँ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए जो बना हुआ है और बीच वाले पंडाल में जहाँ से साफ साफ दिखता है वहाँ से सबसे ज़्यादा भीड़ है। आस्था है, विश्वास है। बाबा आपको चमत्कारी लगते हैं? बाबा चमत्कारी तो है ही।
इतना पावर है कि बुला लेते हैं अपने आप को, इनके पे विश्वास है हम लोगों का पूरा। नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहिए। आप खिंचा गए थे? हम कल से खिंचाए हुए हैं। कुछ खूबी होगा तभी ना, सुने तब हम भी जानना चाहते हैं। आ गए बाबा से थोड़ा सा नहीं देख के दूरे से, बाबा से तो मिले नहीं। अच्छा, पिछले 4 दिनों से बिहार की राजनीति बाबा बागेश्वर के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कहा कि किसी को देश के संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी अधिकार नहीं कि वो पूजा पाठ, वो अधिकार तो है कि पूजा पाठ करे, लेकिन देश की नीति तय कोई नहीं कर सकता। किसी को दूसरे धर्मों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। और देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। बाबा बागेश्वर बिहार में सियासी हॉट सीट पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में हलचल तो होनी ही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बाबा बागेश्वर के दरबार में अपार भीड़। नीतीश कुमार बाबा बागेश्वर के चमत्कार और हुंकार को राजनीतिक बता रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाबा बागेश्वर के बहाने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टियों पर तंज कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि जब इफ्तार पार्टी में शामिल होना होता है तो इन नेताओं को दिक्कत नहीं होती है। देखिए, ये लोग कामकाजी लोग हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिन रात काम करते रहते हैं। केवल इनको इफ्तार में बेचारे को समय मिल जाता है, वो भी काम ही करते रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, इनको सनातन में तो जात पात कर ही लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। तो बाबा बागेश्वर के समर्थन और विरोध से आप समझ सकते हैं कि कैसे बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। आरजेडी की भाषा भी वही है जो जेडीयू की है। नीतीश कुमार की तरह तेजस्वी यादव भी बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को राजनीतिक बता रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। तो जब से बिहार में बाबा बागेश्वर के दौरे की चर्चा हुई है, सबसे ज्यादा बयानबाजी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने की है। आज जब बाबा बागेश्वर पर तेज प्रताप यादव से पूछा गया तो उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा मानने से भी इनकार कर दिया। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भगवान राम का फोटो लगाने वाले आज धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं। बीजेपी किसका फोटो लगाती है? मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए। पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे। ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि अब राम जी पर आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया अब,
आपको तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसका ना फोटो लगाना चाहिए। राम जी के नाम पर वोट मांगिए, अब शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं? और अब इस पर नजरिया नहीं। बाबा बागेश्वर के पास भीड़ है और राजनीति में भीड़ को एक ऐसे रॉ मटेरियल के तौर पर देखा जाता है जिससे वोटों की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो एक बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी भीड़ को वोटर में बदलने का दांव जरूर खेलना चाहेगी। बीजेपी यही कर रही है। वो चाहती है कि जातियों में बटे बिहार के वोटर की मानसिक सेटिंग धर्म पर आधारित हो। जातीय जनगणना वाले दाव के सामने बाबा बागेश्वर का चेहरा और धर्म वाला दाव हो। ये प्रयोग आगे क्या रूप लेगा, ये देखना होगा। फिलहाल बाबा बागेश्वर ने अपनी ताकत दिखा दी है और कोई भी राजनीतिक पार्टी इस ताकत को इग्नोर नहीं कर रही है, बल्कि इसमें अपने लिए सुनहरा मौका देख रही है। आप बाबा बागेश्वर को विशाल वोट बैंक की चाबी भी कह सकते हैं। और अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है। आमतौर पर हर माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, पिज्जा बर्गर नहीं बल्कि अपने घर का बना खाना खाओ, क्योंकि यही सेहत की असली कुंजी है। लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं, अपने घर में आप गेहूं से बनी जो रोटी खाते हैं वो आपकी सेहतमंद नहीं बल्कि आपको बीमार कर रही है। क्या आप जानते हैं गेहूं आपकी सेहत का बहुत बड़ा दुश्मन है? क्या आपको पता है गेहूं में अब पोषक तत्व कम, हानिकारक तत्व ज्यादा हैं? गेहूं और उससे बनी रोटी कैसे डायबिटीज और दिल की बीमारी की बड़ी वजह बन रही है? आज आपको इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर गेहूं के अंदर ऐसा क्या है जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। वैसे आज हमारे इन सवालों को सुनकर कई लोगों को बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन अब हम आपको गेहूं पर आई एक नई रिपोर्ट के बारे में जो कुछ बताने जा रहे हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई अब गेहूं की रोटी से दूरी जरूरी हो गई है। आज हमने गेहूं वाले इस खतरे पर आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसका पहला हिस्सा उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें यह बताया गया है कि गेहूं में पिछले 3 दशकों में पोषक तत्व कम हो गए हैं, और दूसरा हिस्सा गेहूं में मौजूद उन तत्वों पर आधारित है जो आपको बीमार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार बना सकते हैं। वैसे हम आपको आज सिर्फ समस्या ही नहीं बल्कि उसका समाधान भी बताएंगे, इसलिए इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले गेहूं के खतरे पर सत्ता की पहली कुंजी खोलते हैं। क्या आपको पता है कि जिस गेहूं का इस्तेमाल आप रोज रोटी बनाने के लिए करते हैं, रोज जिस गेहूं की रोटी आप खाते हैं उसमें अब पोषक तत्व कम और हानिकारक तत्व ज्यादा हैं। दरअसल हैदराबाद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान की रिपोर्ट्स पर हाल ही में एक रिसर्च की गई। इस स्टडी के दौरान खाने की चीजों में मौजूद पोषक तत्वों पर बनाई गई 2 रिपोर्ट्स की तुलना की गई। इनमें एक रिपोर्ट 1989 की थी और दूसरी साल 2017 की। इस स्टडी के बाद सामने आया कि 28 वर्षों में गेहूं में कार्बोहाइड्रेट करीब 9% घट गया है। इतना ही नहीं, पिछले 60 वर्षों के आंकड़ों की तुलना करने पर पता चला कि गेहूं में जिंक करीब 10% कम हो गया है, जबकि गेहूं से आयरन की मात्रा भी करीब 10% घट गई है। यानी जिस गेहूं का इस्तेमाल आप करते हैं वो अब पोषक तत्वों से भरपूर नहीं रहा है। ये बात आपको हमारी सत्ता की दूसरी कुंजी देखकर समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए, जब इस स्टडी पर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने इस पर क्या कहा। जो बहुत ज़्यादा हेविली प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड है उससे दूर रहें, बिकॉज जितना तो कम ग्रेन में कम होता है न्यूट्रिशन, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग में तो ऑलमोस्ट 75% और निकल जाता है। तो अनरिफाइंड खाएं, मोटा अनाज खाएं, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें कि जो भी आप खा रहे हैं उसमें ऑल्टरनेट ग्रेन्स ज़्यादा शामिल हों, कि ज़रूरी नहीं है कि रोज़ गेहूं खाना है। कभी आप जैसे रागी खा सकते हैं, कभी ज्वार खा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि कई चीज़ें जैसे बथुआ है, मेथी है, आंवला है, ये जो सब्जियां पहले हम खाते थे अब बहुत कम हो गई हैं। अब गेहूं के खतरे पर सत्ता की दूसरी कुंजी खोलने का वक्त आ गया है, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि कैसे गेहूं की रोटी आपको बीमार कर रही है। दरअसल गेहूं के अंदर 2 तत्व होते हैं जिन्हें अगर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो इनसे कई बीमारी होने का खतरा है। इसमें पहले खतरे का नाम है ग्लूटेन, जिसकी ज्यादा मात्रा जाने से शरीर के कई अंगों को नुकसान होता है, जबकि दूसरे खतरे का नाम है कार्बोहाइड्रेट, जिससे ज्यादा अगर इसकी मात्रा आप में आए तो डायबिटीज और दिल की बीमारी हो सकती है। वैसे कई न्यूज़ मित्रों को ग्लूटेन नाम के खतरे के बारे में शायद ज़्यादा जानकारी ना हो, उन्हें हम बता दें, गेहूं में मौजूद ग्लूटेन सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। ग्लूटेन अनाजों में पाया जाने वाला एक तरीके का प्रोटीन होता है। इसी ग्लूटेन में
ग्लाइडिन नाम का एक तत्व मौजूद होता है और इसी ग्लाइडिन की वजह से ग्लूटेन सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। ग्लूटेन शरीर के अंदर पानी के साथ मिलकर एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ बनाता है जो शरीर में भोजन को एक साथ बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन इसी ग्लूटेन की वजह से कई बार खाना पूरी तरीके से पच नहीं पाता, जिससे आंत संबंधी बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जिस ग्लूटेन के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो गेहूं में पाया जाता है और इसी वजह से गेहूं की रोटी धीरे धीरे सेहत को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसका पता कुछ वक्त के बाद चलता है। आमतौर पर ग्लूटेन वाला ये गेहूं उन लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जो सीलिएक नाम के एक रोग से ग्रसित होते हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें साबुत अनाज पचाने में दिक्कत होती है और उन लोगों को भी खतरा होता है जो पहले से आंतों से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। एक सवाल ये भी, क्या आपको बीमार करने वाला ये ग्लूटेन सिर्फ गेहूं में ही होता है? इसका जवाब देखेंगे तो ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, इसलिए नोट कर लीजिए अब आपको ग्लूटेन वाली किन चीजों से परहेज करने की जरूरत है जो आपकी सेहत की सत्ता खराब कर सकते हैं। गेहूं के अलावा खाने की जिन चीजों में ग्लूटेन पाया जाता है उनमें जौ शामिल है। इसके अलावा पिज्जा और पास्ता में भी ग्लूटेन की मात्रा होती है। केक, पेस्ट्री और बर्गर जैसी चीजों में भी ग्लूटेन होता है, जिसे जंक फूड भी कहा जाता है। इसके अलावा कुकीज और नूडल्स के अंदर भी ग्लूटेन नाम का यह तत्व शामिल होता है। यानी जिन चीजों को आप बहुत स्वाद के साथ खाते हैं उसमें सेहत के लिए बहुत बड़ा रिस्क भी है। ग्लूटेन का नेगेटिव असर शरीर के किन अंगों पर पड़ता है, कैसे ग्लूटेन को एक स्लो पॉइजन भी कहा जाता है, इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स को सुनना बेहद जरूरी है। गेहूं में जो ग्लूटेन होता है उससे कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, जिससे बोलते हैं उनको ग्लूटेन की एलर्जी है। उसकी वजह से उनके अंदर कई सारे सिम्टम्स या लक्षण आ सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना है, पेट में गैस बनना या ब्लोटिंग होना, पेट का फूलना है, या कुछ लोगों को नौजिया जिसको हिचकी बोलना या उल्टी जैसा होना, दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारे सिम्टम्स पेट से रिलेटेड या आंत से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके अंदर एनीमिया, खून की कमी, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना कुछ लोगों को, और कभी कभी फटीग या थकावट होना, तो और भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो उनको हो सकते हैं। गेहूं के खतरे के साथ साथ आज हम आपको गेहूं के इतिहास के बारे में भी एक और दिलचस्प जानकारी देना चाहेंगे। भारत के अंदर मौजूदा वक्त में जिस गेहूं की पैदावार बड़े स्तर पर होती है, जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है, मूल रूप से वो गेहूं भारत की फसल है ही नहीं, बल्कि इसकी पैदावार की शुरुआत मिडिल ईस्ट से हुई थी। लेकिन ये गेहूं भारत में कैसे आया, इस पर सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें जो तथ्य मिले वो अब हम आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात यह कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक करीब 10 से 11 हजार साल पहले गेहूं की पैदावार सबसे पहले मिडिल ईस्ट में शुरू हुई। इनमें इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि गेहूं के बीज पर एक डीएनए एनालिसिस भी किया गया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि गेहूं कम से कम 8000 साल पुराना है। यानी इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले कि गेहूं की पैदावार 8000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। हालांकि पुरातत्व विज्ञानी मानते हैं कि भारत में गेहूं करीब 6500 साल पहले आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं की खेती के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में दुनिया में गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार चीन में होती है। वैसे आपने गौर किया होगा कि भारत में जब कुछ शुभ और मंगल कार्य किए जाते हैं तो इन मांगलिक कार्यों में भी गेहूं का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी गेहूं हमारी पूजा पद्धति का भी हिस्सा नहीं रहा है। हवन, यज्ञ और मंदिरों में अक्षत के तौर पर चावल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि वो गेहूं की रोटी से परहेज करें तो उनके पास विकल्प क्या है, तो इसका जवाब भी सत्ता की कुंजी में मौजूद है। गेहूं का सबसे अच्छा विकल्प है मिलेट्स, जिसे श्री अन्न कहा जाता है। कुछ लोग इसे मोटा अनाज भी कहते हैं, जो आसानी से पच सकता है और सेहत की सत्ता को और मजबूत करने का काम करता है। मोटा अनाज वैसे तो कई किस्म का होता है, लेकिन इसमें बाजरा, ज्वार, रागी और कुटू का नाम आपने कई बार सुना होगा और मुमकिन है कई न्यूज मित्र इसे इस्तेमाल भी करते होंगे। भारत के ज्यादातर राज्यों में मोटे अनाज की कई तरीके की खेती होती है। इसमें कोडोन, गंगोरा, चीना और ब्राउन टॉप जैसी मिलेट्स भी शामिल हैं। खास बात यह कि मोदी सरकार खुद मिलेट्स के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि श्री अन्न सेहत की असली कुंजी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है
वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहां किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। साथियों, हमने श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है, लेकिन इनमें घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से ज्यादा नहीं थी। आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह हो गई है। और सत्ता में अब उस कर्नाटक विजय की बात करते हैं जिसमें कांग्रेस के लिए जीत का जश्न तो है, लेकिन जिस शख्स को जीत का हीरो बताया जा रहा है उसके हिस्से में थोड़ा दर्द भी आया है। वो खुलेआम तो उस दर्द का इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में यह दर्द दिख जरूर रहा है। बात कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार की करते हैं, जो तबीयत में एक दिवसीय खराबी के बाद आज सेहतमंद हो गए और आज ही दिल्ली भी पहुंच गए, जहां सीएम कौन होगा इस पर अंतिम मोहर लगनी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इससे डीके शिव कुमार आहत तो हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं और ये भी दोहरा रहे हैं कि वो पार्टी को मजबूत करने वालों में है, ब्लैकमेल करने वालों में नहीं है। एक बार सुनिए आज डीके शिव कुमार ने क्या क्या कहा, फिर आपको उनके छिपे हुए दर्द की कुंजी दिखाएंगे। Of course, we have built this party, we have built this house. I'm a part of it. I'm not alone. I'm a part of it. Mother will give the child everything, whatever she needs. Ours is a united house. Our numbers are 135 plus other independent associates. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I'm a party president. I'm a responsible man. And why should I do? Why should I cross my party line? I will not backstab also. I will not blackmail also. तो डीके शिव कुमार भले ही खुलकर अपनी इच्छा ना बताएं, लेकिन उनके भाई डीके सुरेश चाहते हैं कि शिव कुमार सीएम बने। इसके लिए वो अपने भाई की मेहनत का हवाला भी देते हैं। शायद इसीलिए सिद्धारमैया का पलड़ा भारी होने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं कर पाया है। पर शिव कुमार में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस के लिए नजरअंदाज करना मुश्किल है। सत्ता का टाइम खत्म हो गया, लेकिन हम अपने न्यूज मित्रों से वही न्यूज रिक्वेस्ट करेंगे कि सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।